नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रुझानों में बहुमत मिल रही है। 227 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है और समाजवादी पार्टी को 100 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस भी 4 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। तो कांग्रेस को 4 सीटों से बढ़त मिली है, जबकि 230 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। यानी कि रुझानों में अभी फिलहाल बुलडोजर साइकिल पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का सीट की बात करें या तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रुझानों में बहुमत मिल रही है और ऐसे में जो अभी तक आंकड़े सामने आ रहे हैं, रुझानों में 235 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। देखिए, बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है बीजेपी और ऐसे में समाजवादी पार्टी 104 सीटों पर चल रही है आगे। तो 104 सीटें सिर्फ समाजवादी पार्टी को, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी बढ़त यहां मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस भी फिलहाल 6 और बीएसपी 4 सीटों पर आगे बताई जा रही है। तो कांग्रेस को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 4 सीटें बीएसपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर सबसे भारी बहुमत के साथ बीजेपी आगे चल रही है। रुझानों में 235 सीटों का आंकड़ा अब बीजेपी ने पार कर लिया है और ऐसे में 104 सीटों पर समाजवादी पार्टी की साइकिल फिलहाल अभी दौड़ती हुई नजर आ रही है। अब यह देखना होगा कि अभी ये बहुमत और किस तरीके से किसके खाते में जाता है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा पहले ही बीजेपी ने छू लिया है। लेकिन अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी रिजल्ट पूरी तरीके से साफ नहीं हुए। हालांकि 10 बजे तक के जो रुझान सामने आते हैं उसमें कहा जाता है कि एक तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि किसको बढ़त आगे भी मिलेगी। लेकिन ये शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझानों की बात करें तो फिलहाल अभी तक तो बीजेपी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी को 104 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी बढ़त मानी जा रही है बीजेपी के लिए। जिन्होंने दशकों तक पंजाब की सियासत पे राज किया, आज उनके भी सिंहासन डोल गए। आज उनकी भी हालत खराब है अपनी अपनी सीटों पर। हमें इसका कोई अहंकार नहीं है, ये हमने नहीं किया। एक परमात्मा का आशीर्वाद है और जनता जनार्दन है। लोगों ने ठान ली कि 50 सालों तक जिन लोगों ने पंजाब को लूटा, पंजाब की हालत को बद से बदतर किया, अब उन्हें स्वाद चखाना है, उनको हटाना है और नए ईमानदार अच्छे लोगों को लाना है। और सबसे बड़ी बात जो आज के नतीजों से नज़र आती है वो ये है कि आम आदमी पार्टी आज एक नेशनल फोर्स बनी है, एक राष्ट्रीय फोर्स बन के उभरी है। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रिंसिपल चैलेंजर होंगे। ये कहने में मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट बनेगी। आज देखा जाए नतीजे तो बड़े बड़े दिग्गज, जैसे आपने बोला भी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, वो भी थोड़े से रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जो प्रधान रहे हैं और वो दावा करते थे कि हमारी सरकार दोबारा आएगी, हमने ये उन्होंने रोल मॉडल भी दिया। क्या कहेंगे, बड़े बड़े जो हैं दिग्गज, इनका कारण क्या रहा? देखिए, हुआ ये कि बीते 50 सालों में इन सारी पार्टियों ने पंजाब को इतना लूटा, पंजाब को 3 लाख करोड़ के कर्जे के नीचे ला दिया, पंजाब के युवाओं को नशे की लत लगाई, युवाओं को देश छोड़कर और बाहरले मुल्कों में जाकर मजदूरी करनी पड़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, बहुत बुरा हाल है। किसी भी सेक्टर को उठाकर देख लीजिए, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, एटसेट्रा। लेकिन इन नेताओं के 7 स्टार होटल बन गए, इन सबके फार्म हाउस बन गए, इन सबकी बड़ी बड़ी कोठियां बन गई, इनके शॉपिंग मॉल्स बन गए, एटसेट्रा। तो लोगों ने ठान लिया कि इस बार इन सारी ताकतों को हराकर ईमानदार लोगों को लाना है। अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी की जोड़ी को लाना है। और ये भी दिखाता है कि जहां पर लोगों के पास एक विकल्प है, वहां लोग विकल्प को चुनते हैं। आज आम आदमी पार्टी केवल पंजाब में ही एक विकल्प नहीं, मेरा मानना है एक राष्ट्रीय विकल्प, एक नेशनल ऑल्टरनेटिव बन के उभरी है। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी इस देश की कमान संभालें, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। राज्यसभा की भी अभी इलेक्शन होंगे, तो अगर आम आदमी पार्टी फुल बहुमत से आती तो आपको राज्यसभा में भी बेनिफिट होगा। बहुत होगा। देखिए, अब आने वाले समय में सारी चीज़ें तय करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा में। अरे आप मुझे माफ़ करें, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। वो कहते हैं जी, लल्लू करे कवलियाँ रब सिद्धियाँ पावे।
इसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, सबने मिलकर काम किया। राघव चड्ढा जी के लिए कितना बड़ा दिन है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है पूरे पंजाब में। देखिए बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। मैं करीब 1.5 साल होने को आया है जब से मुझे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जिम्मेदारी दी है। मैं तब से खूब मेहनत कर रहा हूँ। खाली मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, ये कोई एक शख्स की मेहनत नहीं होती है, टीम वर्क। हजारों हमारे पार्टी के वर्कर्स, कार्यकर्ता जो इस जीत के असली हकदार है। मैं असली हकदार नहीं हूँ, ना पार्टी की लीडरशिप असली हकदार है। असली हकदार तो पार्टी का कार्यकर्ता, पंजाब के लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया। हम लोग आम लोग हैं, हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं हैं, हम लोग साधारण परिवारों से आते हैं, आम घरों के बच्चे हैं और अपना करियर छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी IIT से पढ़े हुए इनकम टैक्स के कमिश्नर अपनी नौकरी छोड़कर आए। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अपना काम छोड़कर आया। इसलिए आए कि ये भारत की सियासत, राजनीति एक दलदल बन गया है, इसे साफ करना है। इस कीचड़ को साफ करके फिर से देश की सेवा, जिसे कहा जाता था राजनीति हो, उसकी ओर इसे ले जाना है। तो हम तो आम लोग हैं, तो लोगों ने अपना विश्वास हम पर बनाया, गुरु महाराज ने अपना मेहर वाला हाथ रखा। और मैं फिर कहूँगा वो हमारे साथ तो वो लागू होता है कि लल्लू करे कवलियाँ रब सिद्धियाँ पावे। जनता को क्या संदेश देंगे, कितना अब थोड़ा सा इंतजार करें, भी रिजल्ट और क्लियर हो जाने दीजिए, फिर मैं अभी पार्टी ऑफिस के लिए रवाना हो रहा हूँ। पार्टी ऑफिस पे आपसे लगता है कि आप 100 तक जाएंगे आज? देखिए जब ऐसी सुनामी आती है ना, तो फिर कहाँ आंकड़ा रुकेगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा इंतजार करें, मैं पार्टी ऑफिस के लिए रवाना होऊंगा, वहाँ आए, वहाँ आपसे लंबी बातचीत करेंगे। थैंक यू जी। तो फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, ये बड़ी खबर। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पंजाब की 117 सीटों पर भी मतगणना फिलहाल जारी है और 117 सीटों को लेकर के मतगणना जारी। रुझानों में आम आदमी पार्टी 85 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, कांग्रेस भी 18 सीटों पर फिलहाल आगे चलती हुई नजर आ रही है। यानी कि कांग्रेस को 18 सीटें, लेकिन सबसे आगे आम आदमी पार्टी, अकाली दल 8 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। बीजेपी 5 सीटों पर फिलहाल अपनी बढ़त बनाई हुई है और ऐसे में बीजेपी के पास यहां पंजाब में सबसे कम सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो 117 सीटों पर जो मतगणना की तस्वीरें अभी तक सामने आई है, पंजाब में 117 से 117 के रुझान, अब लगातार जो 117 सीटों का रुझान है वो सामने आ चुका है, जिसमें बीजेपी 5 पर, आम आदमी पार्टी को 85 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बढ़त के साथ आगे चल रही है। और कांग्रेस की बात करें तो 18 सीटों के साथ बढ़त हासिल की हुई है। सर्वदल की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें, और जो रवायती पार्टियां हैं, ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, उन्होंने दलदल में ढकेल दिया है। उस दलदल से निकालने का रुझान है। पंजाब में अभी जो रुझान दिख रहा है आपको, कुछ घंटों के अंदर वो स्पष्ट होता हुआ दिखेगा और तब एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे पंजाब की जनता ने उनके मन के अंदर जो बदलाव की बेचैनी थी, उसके समाधान के रूप में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल को एक्सेप्ट किया है। और दिल्ली के बियॉन्ड अरविंद केजरीवाल जी की जो गवर्नेंस मॉडल की एक्सेप्टेंस है, वो आम आदमी पार्टी की फिलॉसफी अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल की व्यापकता को स्पष्ट करती है, स्थापित करती है। भगवंत मान को एक्सेप्ट कर लिया गया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की तरह ही भगवंत मान जी बड़े आम से इंसान है। आप सब उनका अतीत जानते हैं। हम्बल से बिगनिंग रही है, साधारण से आदमी रहे हैं, लेकिन बहुत कट्टर ईमानदार रहे हैं, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ रहे हैं। तो उनकी स्वीकृति, मुझे लगता है कि आम आदमी ने उनसे कनेक्ट किया है, महसूस किया है कि वो आम आदमी के दर्द को समझते हैं, तभी ऐसा जनादेश दिया है जो रुझान हम देख पा रहे हैं कि जिससे पंजाब के अंदर बदलाव आए। ये बदलाव का रुझान अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल के एक्सेप्टेंस का रुझान है। पंजाब के अंदर जो व्यवस्था दलदल में फंसी हुई थी, उस दलदल से पंजाब को निकालने का रुझान है। इस बार जो नतीजे आएंगे, मानते हैं आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बनने जा रही है। देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है नहीं है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का जो गवर्नेंस मॉडल है, उस गवर्नेंस मॉडल की नेशनल डिमांड है, ये स्पष्ट है। आज हम यहाँ खड़े हैं, दिल्ली के बियॉन्ड पंजाब पे बात कर रहे हैं, गोवा पे बात कर रहे हैं, उत्तराखंड पे बात कर रहे हैं, तो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल की डिमांड दिल्ली के बियॉन्ड पंजाब और तमाम राज्यों से आ रही है। तो जहाँ जहाँ से आम लोग डिमांड करेंगे कि अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल यहाँ लागू हो, जहाँ जहाँ जिस जिस राज्य की जनता के मन में बदलाव की बेचैनी आएगी, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का गवर्नेंस मॉडल लेकर वहाँ जाएगी। गोवा में भी अच्छा प्रदर्शन। तो जिस तरीके से अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, लगातार वो तमाम अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 राज्यों में काउंटिंग के बीच रुझान भी लगातार सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में से 362 सीटों के रुझान अब तक सामने आ चुके हैं और ऐसे में बीजेपी को सबसे बढ़त मिल रही है।
और इसी के साथ चले चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा के साथ हमारे साथ फिलहाल कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। वंदना पोपली जी प्रवक्ता है बीजेपी से, एमएम राय सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस से, आरपीएस मल्होत्रा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से है और धनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अब वो जुड़ेंगे कुछ वक्त के बाद। लेकिन फिलहाल सबसे पहले वंदना जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, इस रुझानों को देखते हुए क्या कहेंगे कि किसको बढ़त आगे आने वाले समय में मिल जाएगी, क्योंकि फिलहाल तो बढ़त बीजेपी के नाम है। मॉडल जिस तरीके से देश में प्रचलित किया गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में और 5 राज्यों में जो है वो चल रहा है। हालांकि मैं मानती हूँ कि विपक्षी दल जो हैं उन्होंने नैतिक रूप से हार तभी मान ली थी जब उन्होंने ईवीएम पर आरोप लगाए थे। मैं देख रही थी कि किस प्रकार से रात को उस पर जांच की गई और ये भी पाया गया कि जो ईवीएम है वो कहीं से भी कनेक्टेड नहीं थी इलेक्शन में, लेकिन जिस तरह से आरोप लगाए गए वो वहीं पर बता दिया था कि नैतिक रूप से उनकी हार हो चुकी है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है, मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, सड़कों की बात कर लीजिए, जिस प्रकार से उन्होंने गरीबों के उत्थान की बात की है, अंत्योदय की बात की है, उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो दिखाई दे रहा है। जो लोग हैं जब वोट देने जाते हैं, जब चाहे उनको कितना भी बोल दिया जाए, कितना भी भटका दिया जाए, लेकिन जब वो वोट देने जाते हैं तो वो सच्चाई को जानते हैं। और वो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी है बहुत अच्छे से कर रही है। हालांकि शुरुआती रुझान है, अभी ईवीएम जो है वो भी खुलेंगी और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं और भी बेहतर होते चले जाएंगे। यानी आपका मानना है कि बीजेपी सरकार में आएगी। चलिए आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी बने हुए हैं और उनसे भी एक बार हम ये जान लेते हैं। राय सिंह जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल सिर्फ 6 सीटों से बढ़त है कांग्रेस के नाम, लेकिन बहुमत का आंकड़ा बीजेपी पहले पार कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी को 106 सीटों से बढ़त है। ऐसे में कांग्रेस ने तो ये दावा किया था कि सरकार में बेहतरीन प्रदर्शन के साथ कांग्रेस वापसी करेगी। राय सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आरपीएस मल्होत्रा जी भी बने हुए हैं। आरपीएस जी, सबसे पहले जिस तरीके से देखिए, जब हम रुझानों की बात करें, रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, लेकिन अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी यानी आपकी पार्टी को ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि इस बार वाकई आप कहीं ना कहीं सरकार पंजाब में भी बना लेंगे? देखिए, पंजाब ने इस बार ईमानदारी की राजनीति पर मोहर लगाई है। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस सबने देखा है। दिल्ली में दिल्ली के निवासियों की जिंदगी बदल दी है केजरीवाल की राजनीति ने, केजरीवाल की नीतियों ने, और ये सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के बल पर हुआ है दिल्ली में। और ये पंजाब में अभी तक माफिया राज चलता रहा, भ्रष्टाचार चलता रहा और लोगों को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया गया। तो इस बार पंजाब ने बदलाव के लिए वोट किया है और आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है पंजाब ने। पंजाब के रास्ते आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय स्टेज पर जो है उसका उदय हुआ है और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि कांग्रेस को रिप्लेस करेगी आम आदमी पार्टी और भाजपा को पूरे देश में पूरी तरह टक्कर देगी। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी बने हुए हैं, सतवीर सिंह राठी जी है। बहुत स्वागत आपका। सतवीर जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहने वाला है। फिलहाल अगर हम 2017 के जब आंकड़े हम याद करते हैं तो उन आंकड़ों में हमने ये देखा था कि कैसे बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छुआ था, बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाने हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी को अब भी बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है और बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन जो तमाम अगर राज्यों की बात करें तो उन तमाम राज्यों में किस पार्टी का, क्योंकि पंजाब में भी जैसे आम आदमी पार्टी आगे बढ़त के साथ चल रही है, बाकी के 5 राज्यों की अगर बात करें तो ऐसे में ये पूरी टोटल टैली किस तरीके से सामने रखी जा सकती है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? देखिए, शुक्रिया। सबसे पहले तो जो हमें स्थिति फिलहाल नजर आ रही है वो स्पष्ट दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो रुझानों में भी, एग्जिट पोल्स भी यही कह रहे थे और फिलहाल स्थिति भी हमें ये लग रही है। हालांकि इनिशियल स्टेज है, नंबर ये कंसोलिडेट होना शुरू हो जाएगा 11 बजे के बाद और फिर ये जैसे 12-1 बजेगा तो ये स्थिति हो जाएगी कंसोलिडेट। हालांकि इतना बड़ा नंबर कितना नीचे गिरेगा दैट्स नो डिफरेंट स्टोरी, बट चांसेस लग रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश को रिटेन कर लेगी।
जहां तक सवाल है उत्तराखंड की, उत्तराखंड में मुझे लग रहा है कि वहां पे नेक टू नेक फाइट आएगी, नंबर थोड़ा सा अभी जाके कंसोलिडेट होगा और थोड़ा वहां पे फाइट अभी बनेगी। सिचुएशन उत्तराखंड में मुझे ऐसा लग रहा है कि रुझान शायद थोड़े थोड़े नेक टू नेक फाइट बन जाए। मणिपुर में स्पष्ट दिख रहा है कि बीजेपी आएगी, वहां पे कोई अपोजिशन इतना फाइट नहीं दे रहा है। गोवा में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे भी फाइट शायद थोड़ा नेक टू नेक बन जाए, जैसे कि 12-1 बजेंगे, वहां पे भी शायद फाइट थोड़ा सा अभी बनेगी। और पंजाब तो सरप्राइजिंगली मुझे लगता है आपके प्रवक्ता भी बड़े खुश होंगे, तो पंजाब तो लग ही रहा है स्पष्ट रूप से। हालांकि उसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि आम आदमी पार्टी की विजय कम है, कांग्रेस की हार ज्यादा है। जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 6 महीने में रिएक्ट किया है, चीजें मैनेज किया, उनका मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल हुआ है, ना वो अमरिंदर सिंह को मेंटेन कर पाए। लेकिन सतवीर जी सवाल एक ये भी आ जाता है ऐसे में कि जब हम इन स्थितियों को, बड़ी खबर आ रही है सामने, तो पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो रुझान सामने आए हैं, 250 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है और ऐसे में 250 के आंकड़े को पार कर चुके हैं बीजेपी। समाजवादी पार्टी 106 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस भी 6 और बीएसपी 4 सीटों पर फिलहाल आगे, यानी कि बढ़त बनाई हुई है। ऐसे में सबसे ज्यादा बहुमत बीजेपी के नाम अब भी बरकरार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी बढ़त मानी जा रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बार विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन बड़ी बढ़त उनके नाम। एक बार फिर चर्चा पर लौटेंगे। सतवीर जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी। अभी जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जब पंजाब की बात आपने की, तो पंजाब में कहा कि बड़ी जीत जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए हम नहीं मान सकते, लेकिन बड़ी हार कांग्रेस के लिए जरूर मान सकते हैं। हालांकि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी रही है पूरे देश भर में, लेकिन जिस तरीके से हमने कुछ वक्त पहले तक देखा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं तमाम राज्यों से सिमटती चली गई, कांग्रेस का बोलबाला था पंजाब में, लेकिन अचानक ऐसा क्या होता हुआ नजर आया जिस वजह से जनता का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा चला गया? कांग्रेस पर क्या अब जनता को भरोसा नहीं रह गया है? कांग्रेस, मैं ये कहूंगा, कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल स्थिति में थी जब आंदोलन था। जब तक था कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल स्थिति में थी। कैप्टन साहब जब तक थे कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल स्थिति में थी। हालांकि ये भी फैक्ट है कि पंजाब की जनता ने कुछ समय पहले ही, पिछले इलेक्शन की अगर हम बात करें, तो वहां पे भी बात चल रही थी कि आम आदमी पार्टी वहां पे एक अपनी प्रेजेंस दिखाएगी, जो उन्होंने दिखाई भी। पिछली बार 20 सीटें लेके आए, एक अच्छी प्रेजेंस दिखाई। हालांकि बीच में उनके विधायक टूट गए, लेकिन आंदोलन तक वो अच्छी स्थिति में थे। आंदोलन के बाद जो चीजें वहां पर हुई है, जिस तरह से सिद्धू साहब आए, कैप्टन साहब गए, और उसके बाद जो मिसमैनेजमेंट कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ है, कांग्रेस यहाँ पे ना स्ट्रेटेजिकली फेल हुई है। उन्होंने सोचा हम यहाँ पे दलित चेहरा ला के उत्तर प्रदेश में उसका बेनिफिट उठाएंगे और साथ में जो दलित पंजाब में उनका बेनिफिट उठाएंगे। तो वो इस कास्ट के खेल में, पॉलिटिकल मैनेजमेंट में फंस गई और आम आदमी पार्टी उसका बेनिफिट, जो पिछली बार संभावना थी, वो अब की बार बहुत अच्छी तरह से कैपिटलाइज कर गई। बीजेपी और की ज्यादा उम्मीद वहां पे वैसे भी नहीं थी और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे बीजेपी वहां पे इतना ज्यादा, बट आम आदमी पार्टी उसको कैच कर गई, जो कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट था। आरपीएस जी की बात पहले सुन लेते हैं। आरपीएस जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सतवीर जी से सहमत नहीं हूँ जी। देखिए, जो अच्छा काम, गुड गवर्नेंस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दी है, उसका सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश और पूरे विश्व में उसका जो है स्वागत हुआ है, उसकी तारीफ हुई है। दिल्ली के लोगों की जिंदगी बदल दी है बिना कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाए। जो चीजें लोगों ने सोची तक नहीं थी, वो उनको मिली है। मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, पेंशनें, बेरोजगारी भत्ता, और कितना कुछ मिला है, महिलाओं की सुरक्षा, कितना कुछ मिला है। लेकिन आरपीएस जी, पर खुश तो आपको होना चाहिए ना। सतवीर जी ने ठीक है कुछ बातों कैसे गिनाया, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके पक्ष में बातें बोली है और जनता भी जिस तरीके से आपके पक्ष में वोट करती हुई नजर आई, बढ़त आपको पंजाब में मिल रही है, वो बात ठीक है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको हमें नहीं भूलना चाहिए, और जो कांग्रेस के जो ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो बेसिकली उनका परिवारवाद है। जैसे गांधी परिवार इनके शीर्ष पर काबिज हुआ बैठा है, उनमें कोई लियाकत नहीं है, वो लीड नहीं कर पा रहे हैं, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, जिससे कांग्रेस पार्टी का ही नहीं पूरे देश का नुकसान हो रहा है। और साथ में जो भ्रष्टाचार है, माफिया राज है, 5 साल पंजाब में भ्रष्टाचार और माफिया राज चला है, लोगों को लताड़ा गया है। तो ये चीजें जो हैं, आम आदमी पार्टी की गुड गवर्नेंस, ईमानदारी, केजरीवाल की ईमानदारी, और चलिए ठीक, कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है, आपके इसी बात पर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी राय सिंह जी से। राय सिंह जी,
अभी आपने तमाम प्रतिक्रियाएं भी सुनी और खासतौर पर आरपीएस जी ने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस के दौरान पर जिस तरीके से अत्याचार हुए या जो स्थिति कांग्रेस में बनी हुई थी, इस वजह से कहीं ना कहीं आम जनता का भरोसा कांग्रेस पर से उठ गया। क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, लोकतंत्र में कई बार राजनीतिक मूल्यों और व्यवस्थाओं के आधार पर जनता तय करते हैं कि अब किस पार्टी का समर्थन किस प्रकार से करना है। जहां तक बात है, मेरे मित्र भाजपा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने अपने जमीनी स्तर पर अपने तरीके से जो राजनीति इन 6 महीनों में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने की है, वो कहीं ना कहीं समझते थे, जानते थे। जो फीडबैक आया हुआ था कि कहीं ना कहीं जो एक कांग्रेस के अंदर एक विशेष प्रकार से परिवर्तन की जरूरत है, जो वहां के सम्मानित विधायकों ने एक सामूहिक रूप से शीर्ष नेतृत्व को कहा, तो वो परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन से जिस प्रकार चरणजीत सिंह चन्नी जी ने एक बिल्कुल सहज तरीके से लोगों के बीच में जाकर, समाज के हर तबके में जाकर उन्होंने जो प्रयास किया, जो काम किया, जो वायदे किए, और वो अमली जामा भी पहनाया। लेकिन मैं समझता हूं कि लेकिन आप कह रहे हैं जब अमली जामा पहनाया था, जब उन्होंने कोशिशें की थी, आम जनता के बीच में उतरे थे, तो चूक कहां रह गई कांग्रेस से कि इस तरीके से आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है, जो कि पहली बार पंजाब में चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है इस तरीके से, और एक भारी बहुमत है। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 85 सीटों से आगे जो बढ़त चल रही है। तो क्या कहेंगे इस पर? मैं आपकी बात को पूरा करते हुए बता रहा हूं कि हमें कहां पर कमी रह गई है, किस प्रकार हम व्यवस्था को मतदाताओं के बीच जाकर चुनाव की प्रक्रिया में जीत में नहीं तब्दील कर पाए। ये हमारा एक विषय है, चिंतन का, मंथन का विषय है। इस पर जरूर विचार होगा। कई प्रकार के एस्पेक्ट्स, कई प्रकार की बातें, जैसे हमारे राठी साहब ने भी कहा कि कई प्रकार के समीकरण बनते हैं। हम समीकरणों में जिस प्रकार से हमने एक फैसला किया कि कैप्टन साहब को हटाकर वहां के विधायकों की मांग के अनुसार हमने चन्नी साहब को वहां का सीएम बनाया शीर्ष नेतृत्व में, तो इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी व्यवस्था में नए नए जो समीकरण बने, उनसे हम कहां पर हमारी मैनेजमेंट में, कहां पर लोगों में विश्वास बनाने में क्या कमी रही, वो एक विषय है। वो केवल मैं 2 शब्दों में उसका शीर्ष या कोई निष्कर्ष नहीं दे सकता। नहीं रायसिंह जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब उन्होंने पार्टी छोड़ी और जिस तरीके से उनके साथ जो फिलहाल स्थिति हमने देखी थी पंजाब में, उस स्थिति से भी कहीं ना कहीं जनता पर भी उसका प्रभाव पड़ा है और जनता कुछ नाराज भी नजर आ रही है कांग्रेस से? और चले ठीक है, ये तो बात पंजाब की रही, लेकिन जिस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश में भी ये नारा दिया गया था, लड़की लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि इस बार सरकार के तौर पर भले हम ना आ पाए, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। ऐसे में जो स्थितियां साफ हो रही है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी को बढ़त उत्तर प्रदेश में भी मिल रही है, कांग्रेस को बहुत ज्यादा बढ़त नहीं मिल रही। आपके पास लौटूंगी इस जवाब के लिए, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। ये बड़ी खबर रुझानों को लेकर के जो सामने आ रही है, लगातार हम आप तक वो तमाम अपडेट पहुंचा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के जो अभी तक रिजल्ट जिस तरीके से सामने आ रहे, जो रुझान सामने आ रहे हैं, ऐसे में 261 पर बीजेपी बनी हुई है बढ़त के साथ, और समाजवादी पार्टी के खाते में भी जिस तरीके से अभी तक देखा जा रहा है 115 सीटों की बढ़त। उत्तराखंड में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। रुझानों में बीजेपी ने 44 सीटों पर बढ़त बना ली है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम। रुझानों में फिलहाल कांग्रेस भी 23 सीटों पर आगे चल रही है। कांटे की टक्कर उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अन्य भी 3 सीटों पर फिलहाल आगे बताई जा रही है, यानी कि 3 सीटें अन्य के खाते में, जबकि उत्तराखंड में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। यानी उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, और अगर बात अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के भी हम कर रहे थे, ऐसे में ये 4 जगह ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को बहुमत के साथ आगे बढ़त मिल रही है। एक बार फिर से चर्चा पर लौटेंगे और मैं रायसिंह जी सबसे पहले तो आपका जवाब जानूंगी, क्योंकि मैंने आपसे सवाल किया था, तो पहले आपका जवाब, उसके बाद मैं बीजेपी की प्रवक्ता वंदना जी के पास भी जाना चाहूंगी। देखिए, जहां तक आपने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को बदलने की व्यवस्था में कहा कि भाई उनका साथ आपने नहीं लिया, जिस तरीके से उनको हटाया गया, उसका कोई रिएक्शन हो सकता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर वहां से हमारे दल से निकलकर कहां पर गए, भाजपा के पास गए, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ उन्होंने पंजाब में दौरे कराए, माननीय मोदी जी की रैली कराई, अमित शाह जी के दौरे कराए। इस बीच माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना पड़ा। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी राज्यपाल से मिलने जाएंगे। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपका बता रहे हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचेंगे। उन्होंने समय मांगा था
और अब ये खबर सामने आ रही है कि राज्यपाल से मुलाकात बहुत जल्दी उनकी हो सकती है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर के बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। चुनावी नतीजों को देखते हुए सौंप सकते हैं इस्तीफा, तो इस्तीफा सौंपने की नौबत आ चुकी है चरणजीत सिंह चन्नी पर। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कांग्रेस की स्थिति का। राय सिंह जी, एक बार फिर आपके पास लौटूंगी। अभी आप कांग्रेस की तरफ से आप सफाई पेश कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से देखिए इस्तीफा सौंपने की बात चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर के सामने आ रही है, राज्यपाल से मुलाकात करने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी खूबसूरती होती है कि हमें विशेषकर राजनीतिक दल के बड़े नेताओं को और जो बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उन्हें जनता के मत का आदर सत्कार करना चाहिए। अगर आपको और हमें और माननीय चन्नी साहब को लगता है कि पंजाब में कहीं ना कहीं सरकार बनाने में कांग्रेस सक्षम नहीं आए, तो उनकी मुलाकात है, और अगर वो मुलाकात के माध्यम से वहां पर क्या फैसला। चलिए ठीक, यहाँ माफ कीजिएगा, फिर एक बार आपको रोकना पड़ा। एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, ये बड़ी खबर हम आपको पंजाब से जुड़ी हुई दे रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, राज्यपाल से उनकी मुलाकात करने की खबर सामने आ रही है। इस पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ विपिन परमार जी, आप जिस तरीके से चुनाव खबर आपको पहले बता देते हैं, आम आदमी पार्टी को 90 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। ये जो जानकारी सामने आ रही, कांग्रेस 10 सीटों पर ही फिलहाल अभी अपनी पकड़ बनाई हुई है। 10 सीटों से फिलहाल अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है कांग्रेस, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी राज्यपाल से जो मुलाकात करने जा रहे हैं, ऐसे में यह माना जा रहा है कि चुनावी नतीजों को देखते हुए अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं किसी भी वक्त। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ फिलहाल हमारे साथ आउटपुट हेड अतुल प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, कांग्रेस को जिस तरीके से 10 सीटों पर है फिलहाल यहाँ पर अभी बढ़त मिली हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। चरणजीत सिंह चन्नी इस्तीफा सौंप सकते हैं, राज्यपाल से मुलाकात करने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर के किस तरीके की आगे की स्थिति हम देख सकते हैं? जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, और आम आदमी पार्टी आगे बहुत आगे चल रही है। पंजाब के सीएम चन्नी इस्तीफा दे सकते हैं, थोड़ी देर में वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन जाएंगे। ये इस वक्त होना ही चाहिए था, क्योंकि जो संकेत अभी तक रुझानों मिले उससे साफ दिख रहा है कि कांग्रेस, बीजेपी, अकाली किसी का भी वहां पर पता नहीं चल रहा है। और ये जो इस वक्त की स्थिति है, आम आदमी पार्टी ने बड़ा धमाका किया है। जमीनी स्तर पर या एग्जिट पोल के दौरान भी हमने देखा था कि तमाम चीजों को बहुत बारीकी से लोगों ने समझा था, और आम आदमी पार्टी को वहां पे एक मौका देने का मिजाज बना लिया था पंजाब की जनता ने। लेकिन अब यहाँ पर पंजाब की जनता ने जो मिजाज बनाया था, इसको परिणाम के तौर पर रुझानों में हम देख सकते हैं। एक बड़ा फिगर, एक बड़ा आंकड़ा जो कि इस वक्त आम आदमी पार्टी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। मौजूदा दौर में चन्नी को भी एहसास हो गया कि हाँ, शायद इस बार फिर से उनको मौका नहीं मिलेगा। जनता ने उनका चुनाव नहीं किया है, जनता ने एक नया बदलाव किया है। ये पंजाब में एक बड़ा बदलाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री चन्नी इस्तीफा देने के लिए थोड़ी देर के बाद राजभवन पहुंच सकते हैं, वहां रवाना हो सकते हैं, जाकर मुलाकात करेंगे और फिर इस्तीफा सौंपेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है। आपको अब 90 सीटों पर बढ़त मिली, और ये बहुत बड़ी बढ़त है। 117 में 90 आप समझ सकते हैं, एक तरफा एक क्लीन स्वीप किया है। वहां पर अकालियों का कोई बोलबाला नहीं था, वहां पर कांग्रेस के जो अंदर की टूट थी उसका असर भी दिखाई दिया, और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी को ये मौका मिला है, और इसी वजह से अब चन्नी। लेकिन अतुल जी, हम ये मान सकते हैं यानी कि कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी के मन में वो खौफ जागता हुआ नजर आ रहा है, उनके अंदर वो खौफ बन चुका है पहले से कि इस बार वो सरकार में वापसी नहीं करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जो 90 सीटों से बढ़त आपने भी बताया कि मिल रही है, तो ऐसे में वो ये मान चुके हैं कि उनकी हार निश्चित है, इस वजह से वो इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अब वो मान चुके हैं, उनको एहसास हो गया है। देखिए, अब जो इस वक्त का समय है और इतनी देर से जो बढ़त आम आदमी पार्टी ने बना रखी है, तो इसमें बहुत कोई बड़ा बदलाव अब आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये रुझान जो है ये नतीजों में कम बेश तब्दील होंगे, कुछ सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा पार्टी के बीच में कट टू कट कोई फाइट कि उसमें शायद 1-2 सीटों से कोई अंतर आ जाए। और शायद यही वजह थी कि अब थोड़ी देर पहले ये खबर निकल कर आती। चलिए ठीक अतुल जी, बहुत धन्यवाद आपका। तमाम जानकारी जो आपने हम तक पहुंचाई और हमें बताई, वाकई ये गौर करने वाली बात है कि कहीं ना कहीं ये साफ स्थितियां अब स्पष्ट हो रही हैं कि जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर के जो खबर सामने आ रही है कि वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो आप कभी भी अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। एक बार फिर
कांग्रेस के पास से मैं लौटना चाहूंगी। राय सिंह जी, अभी आप जो कांग्रेस को लेकर के जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे और अभी आप अपनी स्थितियों को साफ कर रहे थे, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई और ये साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी को क्या डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जीत रही है, उनकी सरकार में वापस से नहीं होगी, इससे पहले ही हार का सामना करने से पहले इस्तीफा पेश कर दे। देखिए, लोकतंत्र में डर नहीं होता, लोकतंत्र में नैतिकता होती है और वो राजनीतिक लोगों का धर्म होता है कि नैतिकता को निभाया जाए। अगर उन्हें लगता है कि चुनाव में मतदाताओं ने पंजाब की विधानसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को स्वीकार नहीं किया है, जो रुझानों से सामने आ रहा है, तो ऐसे में उनका नैतिक फर्ज होता है और मुख्यमंत्री इस पद पर बैठे हैं। राय सिंह जी कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात करें? ये तो अभी तक सिर्फ मान लीजिए कि 10:30 बजे तक के जो रुझान सामने आए हैं, ये तो अभी पूरी तरीके से स्थिति साफ भी नहीं हो पाई, कुछ भी कभी भी हो सकता है। हार तो पहले ही मान चुके हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी। कार्य है, उसमें हम किसी प्रकार से डर या भय की बात नहीं करते, वो उनका अधिकार है, दायित्व है उनका। अगर डर भय नहीं है तो फिर ये जो कदम वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं, डर भय नहीं है तो फिर आखिर ये क्या है? आरपीएस जी, चलिए राय सिंह जी आपके पास लौटूंगी। आपने तो अपनी बात को एक तरीके से घुमा दिया कि ये डर नहीं है, उन्होंने जनता के फैसले को कहीं ना कहीं पहले से स्वीकार लिया। चलिए आरपीएस जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। क्या आपको लगता है कि ये डर है जिस वजह से इस्तीफे की पेशकश करने जा रहे हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद? आरपीएस जी, आपकी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार आप अपना ऑडियो। हाँ जी, अभी आ रही है जी। अब जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि राइटिंग ऑन द वॉल, यानी कि सामने स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और कांग्रेस बुरी तरीके से हार रही है। तो इसमें फिर ये कुदरती है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, वो जाके अपना इस्तीफा देंगे, तो और देना भी बनता है। तो इसमें कोई मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी बात है या बहुत बड़ी नैतिकता की बात है। ये तो नैतिकता अगर होती तो 5-6 लोगों के लिए काम किया होता, इन्होंने, कैप्टन साहब ने काम किया होता, कांग्रेस पार्टी ने काम किया होता, चन्नी साहब ने जो घोषणाएं की हैं उनको ग्राउंड पे लागू किया होता। तो नैतिकता की बात नहीं है, ये तो नहीं भी करेंगे तो कानूनी तौर पर और संवैधानिक तौर पर इनसे करवाया जाएगा। तो इसमें कोई यानी कि नैतिकता या मॉरल हाई ग्राउंड लेने वाली बात नहीं है, ये तो मजबूरी है जी। चलिए ठीक, आरपीएस जी आपके पास भी लौटूंगी। वंदना पोपली जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। वंदना जी, अब देखिए, जब हम पंजाब का जिक्र कर ही रहे हैं तो पंजाब के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी, बीजेपी का क्या रुख है? क्योंकि बीजेपी ने भी कहा था कि इस बार सरकार में परिवर्तन आएगा, लेकिन सरकार में परिवर्तन आता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि अभी तक 89 सीटों के साथ आगे चल रही है आम आदमी पार्टी पंजाब में, जबकि बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस पर? पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर पंजाब की बात करें तो हमने शुरुआत से ही कहा था कि बाकी 4 स्टेट्स में जो है हमारी सरकार बन रही है और पंजाब में हम बेहतर करेंगे। और आप जब टोटल रिजल्ट आएंगे तो आपको समझ आएगा कि हमने उसको बेहतरीन ढंग से किया है। 4 स्टेट में हमारी सरकार बन रही है और यहाँ पर भी हम बेहतर पोजीशन में आएंगे। एक कुछ ऐसा समय था कि जो एक तरह की चीजें फैलाई गई, लोगों के सामने एक प्रेजेंट किया गया, वो सब हम सब ने देखा। यहाँ पर मैं सुन पा रही थी, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि हमने गुड गवर्नेंस दी है, और गुड गवर्नेंस के बाद उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया? मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, उसके बाद बेरोजगारी भत्ता, पेंशन। मतलब आप ये देखिए कि लॉन्ग टर्म में अगर आप सब कुछ मुफ्त ही देते चले जाएंगे तो शॉर्ट टाइम में हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल सके, लेकिन लॉन्ग टाइम में नहीं चलेगा। दिल्ली की बात अलग थी, पंजाब की बात अलग है। दिल्ली राजधानी है, केंद्र के भी बहुत सारे जो काम है वहां पर होते रहते हैं। हो सकता है कि कुछ समय के लिए जो लोग हैं उनको नहीं दिखाई दिया, लेकिन पंजाब में जब आप यानी वंदना जी, आपका ये मानना है और ये कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पंजाब को सिर्फ ये जो लालच दिया गया था, लोक लुभावन वादे किए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से फ्री का, तो ये फ्री के फंडे पर उन्हें वोट मिला है और इस वजह से कहीं ना कहीं आप चूक गए। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो फ्री की बात आप कर रहे हैं तो ये खुद ही गिनवा रहे थे, मैंने तो इसके बारे में कहा ही नहीं। उन्होंने जितने भी मुद्दे गिनवाए गुड गवर्नेंस के, आप इसको रिवाइंड करके सुन लीजिए।
सिर्फ इन्होंने कहा कि फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, बेरोजगारी भत्ता, नहीं वो तो हमने सुना का ही तो है। मेरा सवाल आपसे ये है वंदना जी कि क्या आपको लगता है कि जो आपने जिस तरीके से अभी कहा कि ये फ्री 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 का जो कोट दिया गया था एक तरीके से, और बार बार इस बात का जिक्र किया गया था कि पंजाब में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, तो ऐसे में क्या इस वजह से पंजाब की जनता का आम आदमी पार्टी पर भरोसा बन गया, आप पर भरोसा नहीं बन पाया, कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं बन पाया? भारतीय जनता पार्टी पंजाब में नहीं थी और पहले से बेहतर हुए हैं। सिचुएशन आने वाले समय में और भी बेहतर होगी, लेकिन हम जहां पर थे वहां पर हमने उसको बहुत बेहतर करके दिखाया। आप देखेंगे चारों स्टेट्स में हमारी सरकार बन रही है। अभी आप जब राज सिंह जी से प्रश्न पूछ रहे थे कि उन्होंने कहा कि परिवर्तन, उन्होंने कहा कि जो हमने सीएम को बदला वो अच्छा किया क्योंकि विधायकों की डिमांड थी, मतलब जनता की डिमांड के बारे में नहीं सोचा जा रहा था, विधायकों की डिमांड के बारे में सोचा जा रहा था। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। और परिवर्तन की बात करते रहे कि परिवर्तन की जरूरत थी इसलिए हमने सीएम को बदल दिया, तो परिवर्तन तो उनके साथ हो गया, वो पूरा देश इस समय देख रहा है। तो राय सिंह जो वंशवादी, जातिवादी और जो भ्रष्टाचार सरकारें हैं उनको कहीं ना कहीं जो देश की जनता ने नकार दिया है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 स्टेट में बहुत अच्छा कर रही है और आने वाले समय में पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का जो अंजाम है वो सबके सामने आएगा, सब देख पाएंगे कि आम आदमी चलिए ठीक है, देखेंगे जी। किया वंदना जी चलिए ठीक है, आपने जो कहा है चलिए वो तो वक्त बताएगा कि आम आदमी पार्टी का अंजाम पंजाब की जनता देखेगी या नहीं देखेगी। कांग्रेस पार्टी को आपने जिस तरीके से भ्रष्टाचार कह दिया। आरपीएस जी मैं आपके पास लौटूंगी, राय सिंह जी भी कुछ लंबे समय से कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में एक बार सतवीर जी का भी रुख करूंगी, फिर आपके पास आऊंगी। राय सिंह जी अपनी बात रखिए। जिस प्रकार मेरी बहन वंदना पोपरी ने पंजाब के बारे में कहा कि पंजाब में इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जिनको आप कह रहे हैं कि हमने परिवर्तन गलत किया है, तो उनका हाशिया क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उस किस पोजीशन में है आप समझते हैं। और रही बात कि हमने अच्छा किया है, देखिए राजनीति में, व्यवस्थाओं में, लोकतंत्र में चुनाव एक तरीका होता है। हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई आपकी बात को, कोई आपकी सोच को, कोई आपके तरीके को जनता ने अधिक पसंद किया होगा। इसमें कोई अति महत्वता या किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होती। हम स्वीकार करते हैं कि जनता का फैसला स्वीकार्य है। और रही बात जो विधायक होते हैं, मेरी बहन, विधायक भी जो हैं जनता के प्रतिनिधि होते हैं। कहीं ना कहीं आपने कहा आप जनता के फैसले को अब स्वीकार कर रहे हैं जब रुझान सामने आने लग रहे हैं, लेकिन जिस वक्त चुनाव प्रचार चल रहे थे उस वक्त तो आप दहाड़ रहे थे कि सरकार में वापस से एक बार फिर से कांग्रेस की होगी, तमाम पार्टियों को एक बार फिर झुकाया जाएगा, कांग्रेस जीत हासिल करेगी, बढ़त हासिल करेगी, बहुमत के साथ वापस आएगी। लेकिन अब अचानक से आपको रुझान देखने के बाद से क्या हो गया कि पहले ही चरणजीत सिंह चन्नी ने फैसला ले लिया और जनता के फैसले को स्वीकार कर लिया? क्या उन्हें इस फैसले का पहले से नहीं पता था, अंदाजा नहीं था उन्हें? देखिए जिस प्रकार चरणजीत सिंह चन्नी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार जनता की भलाई के लिए, हर वर्ग के लिए कल्याण की योजनाओं को लेकर अमली जामा पहनाया है, धरातल पर उतारा है। हो सकता है हम मानते हैं कि हमें समय कम मिला है, लोग उस बात को चुनावी माहौल में लेकर चले गए हों, जो भी बात है चिंतन मंथन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात है कि जनता ने हमें समर्थन नहीं दिया। तो हो सकता है आम आदमी पार्टी की जो बात की, जो उनका कहने का तरीका था, जो अधिक विश्वास युवाओं में, प्रदेश के, पंजाब के लोगों में दे पाए, वो उनको फैसला दे दिया, उनको मत दे दिया। इसमें कोई इस प्रकार का ये नहीं है कि भाई चन्नी जी की सारी योजनाएं, चन्नी जी की सारी विचारधाराएं, चन्नी जी के सब काम फेल हो गए। चिंतन है कितना परसेंट जो वोट मिलेगा, कहां पर चुनाव में हारे हैं, कारण क्या रहे हैं, जनता अंधी नहीं है। राय सिंह जी जनता अंधी नहीं है। चलिए आपके पास लौटूंगी, सतवीर राठी जी के पास मैं आना चाहूंगी। अभी आपने सभी मेहमानों की प्रतिक्रियाएं सुनी और साथ ही जिस तरीके से पंजाब का जब जिक्र आ रहा है तो इसमें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात सुनी, राय सिंह जी की बात सुनी। अब जरा आप समझाने की एक बार कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आम जनता क्या सोच करके उन्होंने वोट दिया, रुझानों में क्यों आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है, कहां कांग्रेस पार्टी चूकती हुई नजर आ रही है? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो पंजाब में संभावित हार, देखो जब हम अभी भी अनुमानों में बात कर रहे हैं और लगभग आ रहे हैं रुझान, अभी भी कंफर्म सीट नहीं है, बट अगर मैं बात करूं तो पंजाब में चन्नी जी की हार नहीं है, पंजाब में कांग्रेस की हार है, कांग्रेस के मैनेजमेंट की हार है, कांग्रेस के नेतृत्व की हार है। तो जिस तरह से उन्होंने, क्योंकि चन्नी जी को तो मिले ही कितना समय है, तो चन्नी जी की नहीं, जिस तरह से कांग्रेस ने चीजें मैनेज की है पंजाब में, वो मिसमैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिकली वो लोग फेल हुए। 3 चीजें होती है, आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं,
आप फिर उस पे प्लानिंग पे काम करते हैं और फिर आप ग्राउंड पे जाके उसको एग्जीक्यूट करते हैं। कांग्रेस अच्छी तरह से स्ट्रेटेजी बनाती है, बहुत अच्छा प्लान करती है, ग्राउंड पे जीरो हो जाती है। और ये अब से नहीं, जब से राहुल गांधी आए हैं तब से चल रहा है, कांग्रेस का लंबे समय से चल रहा है। और ये कांग्रेस जब तक नहीं बदलेगी ये तरीका, उनको एक सीएम बदलने में उन्होंने 3-4 महीने लगा दिए, सिद्धू साहब को उन्होंने हैंडल करने में इतना समय लगा दिया कि जनता तब तक मन बना चुकी थी कि हम अब की बार कांग्रेस को पंजाब से उखाड़ फेंकेंगे। तो जब तक इन्होंने फिर चेंज किए और सिद्धू साहब लास्ट तक भी नहीं माने, तो वो बिल्कुल फेलियर है। मैं आम आदमी पार्टी के लिए फिर से कहूंगा, हो सकता है वो उनको अच्छा ना लगे, मैं ठीक है माफी चाहूंगा। ये कांग्रेस की हार बड़ी है, अरविंद केजरीवाल की जीत मैं कहूंगा कम है। हालांकि ये मुझसे बिल्कुल डिसएग्री करेंगे, बट कांग्रेस की प्लानिंग की स्ट्रेटेजी की बड़ी हार है, जिस तरह से उन्होंने वो किया है। सतवीर जी, क्या आपको भी ये लगता है कि जिस तरीके से अमरिंदर सिंह ने जब पार्टी से अपना इस्तीफा दिया, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी कांग्रेस को इस वक्त झेलना पड़ रहा है? अमरिंदर साहब होते, मैं 100% श्योर हूं कि शायद चुनाव का परिणाम ये नहीं होता, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट होती, आम आदमी पार्टी फिर भी आती टक्कर में। बट जिस तरह से उन्होंने देखिए, ये नहीं बोलना चाहिए खुले चैनल पे, लेकिन सबको मालूम है कि जिस तरह से वहां पे ये आंदोलन इरप्ट हुआ है, ये पूरी तरह से अमरिंदर सिंह सपोर्टेड और कांग्रेस सपोर्टेड था। लेकिन वो चले गए तो वो जो सपोर्ट था वो भी चला गया। तो वो जो मैनेज किया हुआ था अमरिंदर सिंह जी ने, उसका मोटा नुकसान इनको हुआ है। जहां तक सवाल है कि वो मिलने जा रहे चन्नी साहब गवर्नर साहब से, वो एक प्री रिक्विजिट थी, पहले ही मांगी हुई एक अपॉइंटमेंट थी। जीतते वो तब भी जाते और हारने की संभावना लग रही है वो तब भी जाएंगे। दिस इज नॉट अ बिग न्यूज ऑब्वियसली। वो यानी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए एक मजबूत पिलर के तरीके से थे अमरिंदर सिंह जी, और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो इस वजह से वो जो पहिए से गाड़ी है वो कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई कांग्रेस की अब नजर आ रही है, और इस वजह से खौफ का माहौल भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से इस्तीफे की पेशकश करने जा रहे हैं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जी। हाँ बिल्कुल, वो एक्सपेक्टेड है, उनको भी दिख रहा है कि अब क्या परिणाम आएगा। वो कितना भी कंसोलिडेट हो जाए तब भी नहीं होगा, तो उनकी संभावना मुझे इतनी ज्यादा लग नहीं रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी जीत रही है, उनको बधाई, क्रेडिट बधाई, लेकिन मुझे ये कांग्रेस की हार बड़ी लग रही है। अरविंद केजरीवाल एक ऑप्शन में नजर आया उनको, विकल्प में, तो जनता ने उनको पिक कर लिया, चुन लिया। ठीक सतवीर जी, बने रहिएगा। आरपीएस जी लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं लंबे समय से, चलिए आप अपनी बात रखिए आरपीएस जी। हाँ जी, देखिए मैं सतवीर जी से फिर माफी चाहता हूँ, मैं इनके साथ सहमत नहीं हूँ। जो आंदोलन था वो कैप्टन साहब ने सपोर्ट कभी भी नहीं किया है, और बल्कि वो पार्टी थे बीजेपी के साथ जब ये कानून बने, अध्यादेश आए, और उन्होंने कभी भी किसानों के हक की बात नहीं की थी। तो मैं नहीं जानता कि सतवीर जी का ये जो इन्फॉर्मेशन है इनको कहाँ से मिली है, लेकिन पंजाब जो है भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ तब से पूरी तरह से था और है। और जहां तक कांग्रेस लीडरशिप की बात है, मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा कि कांग्रेस का जो शीर्ष का परिवारवाद है वो कांग्रेस ही नहीं पूरे देश को नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि जब आपकी टॉप की लीडरशिप लोग देश के निवासियों की आशा के अनुरूप नहीं होती, नाकाबिल होती है, तो उनके दरबारी जो है वो इसका फायदा उठाते हैं और दबा के भ्रष्टाचार करते हैं। और ये कांग्रेस की सारी सरकारों में हो रहा है और पंजाब में भी हुआ। आप देख लीजिए कैप्टन साहब ने क्या किया, चन्नी साहब ने क्या किया, और अब दोनों हार रहे हैं। और वंदना जी जो कह रही थी कि राजनीति, अरे जनाब, जो सरकार है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, उसकी ये बेसिक जिम्मेवारी है कि जो जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी बिजली तो मूलभूत सुविधाएं हैं, और एक हद तक लोगों के सर्वाइवल के लिए उनको फ्री मिलनी चाहिए, और उसके बाद उनको सस्ती मिलनी चाहिए। और जो सेहत, शिक्षा और जो पेंशनें हैं, सामाजिक सुरक्षा है, ये भी सरकार की बेसिक जिम्मेवारी है। लेकिन भाजपा इसको अपनी जिम्मेवारी नहीं समझती। आम आदमी पार्टी पूरे देश में इसको लागू करेगी। और यार आप ये देखिए, पिछले 7 सालों में कॉर्पोरेट घरानों का तो 20 लाख करोड़। लेकिन आरपीएस जी, इससे क्या आपको नहीं लगता कि सरकार पर फिर कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से जो सरकारी खजाना होता है उस पर एक प्रेशर पड़ जाएगा, एक बर्डन हो जाएगा। देखिए दिल्ली में लोगों को ये सब कुछ मिल रहा है, और उसके बावजूद दिल्ली की सरकार देश की एकमात्र सरकार है जो प्रॉफिट में है। तो बेसिकली ईमानदारी चाहिए, शराफत चाहिए,
सो जहां पे ईमानदारी है वहां पे बरकत ही बरकत है, लोगों को सब कुछ मिल सकता है और लोगों को मिलना चाहिए। विदेशों में देखिए लोगों का जीवन स्तर कितना ऊंचा है, वो इन्हीं चीजों के कारण है कि जो जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको सरकार मुफ्त देती है। और भाजपा ने कॉर्पोरेट घरानों का 20 लाख करोड़ माफ कर दिया, वो इनको मुफ्त नहीं लगा, वो इनको लूट नहीं लगी, वो इनको भ्रष्टाचार नहीं लगा। और आम लोगों को जब थोड़ा बहुत कुछ सरकार देती है तो ठीक, आरपीएस जी शायद आपकी बात का जवाब देना चाह रही हैं वंदना जी, एक बार उनकी बात भी सुन लीजिए। क्विक रिएक्शन में वंदना जी से लेना चाहूंगी। वंदना जी। आरपीएस जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य जो है वो मुफ्त रूप से मुहैया कराना चाहिए। हरियाणा में हमने 12वीं तक आरटी ही किया है, राइट टू एजुकेशन 12वीं कक्षा तक कर दिया है। और ये बहुत सारे स्टेप्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। लेकिन कोरोना के समय में किस तरह से आपके मुख्यमंत्री जी बार बार होते हुए नजर आए कि अभी वैक्सीन नहीं मिल रही, अभी ये प्रॉब्लम हो रही है, अभी वो प्रॉब्लम हो रही है, तब आपका कहाँ गया था सारा सिस्टम? तो मुझे लगता है कि जब फ्री की आप बात करते हैं, फ्री हेल्थ फैसिलिटी की बात करते हैं, तो कोरोना में जिस तरह से भारत निकला है बाकी देशों से, खासकर वो देश यूरोप के देश थे या वो देश थे जो अपने आप को बड़ी पावर कहते हैं, उनके सामने हमने जिस तरह से कोरोना की लड़ाई लड़ी है वो अद्वितीय है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ शोर मचा दिया, आपने बिजली पानी को फ्री कर दिया या पानी का आपने बिजली पानी के बिल को कम कर दिया, इससे कुछ नहीं होता है। कहीं ना कहीं सिटीजन्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो होना चाहिए। गरीब अगर कोई व्यक्ति है तो उसको कहीं ना कहीं जरूरत है कि उसको मदद दी जाए, वो मदद दी जाती है। फ्री का कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है। शिक्षा एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर की कहाँ बात करते हैं? दिल्ली में अधिकतर जो चीजें हैं वो केंद्र सरकार द्वारा कराई गई। मुझे याद है जो कॉलोनीज हैं जो अवैध थी उनको रेगुलराइज करने का काम हमने किया, और जितने भी डेवलपमेंट के काम है वो किए जा रहे हैं। मैं अभी गडकरी जी को कल सुन रही थी, वो पंचगांव में आए थे, उन्होंने कहा था कि धोला कुआं में इतना जाम होता था, अभी वहाँ पे आप स्थिति देखिए, वहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पर जाते हैं। ठीक वंदना जी, तो आरपीएस जी आपके सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं। आरपीएस जी देखिए, वंदना जी शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रही थी, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली में जो जमीन है वो केंद्र सरकार के हाथों में है और केंद्र सरकार ने 1 इंच जमीन भी स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों के लिए नहीं दी है। और उसके बावजूद केजरीवाल सरकार ने 34,000 कमरे बना के 200 से ऊपर स्कूल दिल्ली में जोड़े हैं। आप बात करते हो कोरोना काल की, कोरोना काल में वैक्सीन किसके कंट्रोल में थी? केंद्र सरकार के कंट्रोल में। ऑक्सीजन किसके कंट्रोल में थी? केंद्र सरकार के कंट्रोल में। और बड़े अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार ने जानबूझ के दिल्ली में वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी पैदा की। चलिए ठीक है, आप चलिए, हमारे पास माफ कीजिएगा, आप लोगों को बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो ये बड़ी खबर पहले आपको बता देते हैं। यूपी में शानदार जीत की ओर बीजेपी बढ़ती चली जा रही है। बीजेपी को भारी बहुमत, रुझानों में फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि गोरखपुर सदर से योगी को बड़ी बढ़त मिली है। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 14,000 वोटों से सीएम योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रुझानों में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आती हुई नजर आ रही है। 14,000 वोटों से फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। तो इस बात से ये सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है कि शानदार जीत की ओर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर लगता है आम जनता की पसंद सीएम योगी आदित्यनाथ ही वापस आने जा रहे हैं, क्योंकि कई सर्वे में भी यह सिद्ध हुआ था कि अब भी आम जनता सीएम योगी आदित्यनाथ को ही सीएम के पद पर देखना चाहती है। और अब रुझानों के माध्यम से भी यह अंदाजा लग रहा है कि रुझानों में जिस तरीके से योगी सरकार को भारी बहुमत के साथ बढ़त मिली है, 15,000 वोटों से सीएम योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। इस वजह से इसे माना जा सकता है कि आने वाले समय में जब स्थितियां साफ होंगे, यानी जब रिजल्ट पूरी तरीके से आ जाएंगे, तो योगी सरकार सत्ता में वापसी कर सकती है। गोरखपुर सदर से योगी आदित्यनाथ को बड़ी बढ़त मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 14,000 वोटों से फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। यानी कि विपक्ष उनके आसपास भी नजर नहीं आ रहा है, विपक्ष कोसों दूर है। यानी आप समझ सकते हैं कि बुलडोजर किस कदर यहां साइकिल पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपको एक और बयान याद दिला दूं सीएम योगी आदित्यनाथ का, जब उन्होंने कहा था कि 20 बनाम 80 का मुकाबला होने वाला है। और ये ठीक उसी प्रकार से सिद्ध हो रहा है कि गोरखपुर सदर में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, यह माना जा सकता है कि वो 20 बनाम 80% का जो रिकॉर्ड एक तरीके से साझा किया गया था सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि हम रिकॉर्ड बढ़त के साथ सरकार में वापसी करेंगे, और बहुमत मिलती हुई बीजेपी के नाम नजर आ रही है। और इसी बहुमत के साथ सबसे पहले बीजेपी पार्टी थी जिसने बहुमत के आंकड़े को छुआ, और उसके बाद
लगातार ये ग्राफ बढ़ता ही चला गया। इसे हम बीजेपी की सक्सेस का ग्राफ भी समझ सकते हैं, मान सकते हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार तमाम दावे किए, अब ऐसे में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। क्या आपको बता रहे, गोरखपुर सदर से योगी आदित्यनाथ को बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 14,000 वोटों से फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं और रुझानों में योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर से सत्ता में काबिज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी स्थितियां पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा, रिजल्ट के आने में अभी भी वक्त है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप समाचार के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए सिर्फ 30 मिनट में तैयार। मैं हूं मिस्टर पॉलिसी बाजार। ये लो कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस। आप ही policybazaar.com पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस करिए सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। हाँ, घर बनवाया है नया। अरे खर्चा तो बहुत हुआ, लेकिन मैंने भी सोच लिया है कि घर ऐसा हो कि कोई देखकर कहे कि वाह गुप्ता जी क्या घर बनाया। पैसे चाहे जितने लगे मगर कोई कमी ना रहे। चलो मैं बाद में बात करता हूँ। बाहर भी बारिश, अंदर भी बारिश। वाह भाई वाह, घर तो बहुत अच्छा बनवा लिया, पर वाटर प्रूफिंग नहीं करवाई। और अब बारिश के मौसम में सीलन से हैं परेशान। तो अपना फोन उठाइए और कॉल कीजिए केटीसी ग्रुप को। केटीसी ग्रुप देश की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आपके घर का टॉप क्वालिटी हॉलमार्क प्रोडक्ट के साथ जापानीज टेक्नोलॉजी से मात्र 48 घंटे में वाटर प्रूफिंग करती है और साथ ही देती है 10 साल तक की छत ना टपकने की वारंटी भी। आपकी छत चाहे आरसीसी, टाइल, पट्टी, मार्बल किसी भी प्रकार की हो, अगर छत से पानी टपकता है तो केटीसी ग्रुप करेगा कंप्लीट वाटर प्रूफिंग। तो अभी कॉल कीजिए 8950544429। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। आयुर्वेद में पहली बार क्लिनिकल ट्रायल करके हमने डैमेज कार्टिलेज को रीजनरेट किया है पेडानिल गोल्ड से। आइए पेडानिल गोल्ड तथा ऑर्थोग्रिड से अर्थराइटिस व समस्त वात रोगों से मुक्ति पाइए। Champs always start early. With Disney Byju's Early Learn and Byju's One-on-One Maths. Personal attention on Byju's One-on-One Math classes along with Disney Byju's interactive worksheets and high quality videos. Math और English के fundamentals बनाए strong ताकि वो चले life